हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है द एडूवर्स पर। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी एक सीरीज स्टार्ट की है हमने पीवाईक्यू नाम से। वो सीरीज में ये फोर्थ लेक्चर है हमारा। इसमें हम कवर करने वाले हैं 2019 का पेपर सेकंड। कौन सा? 2019 का पेपर सेकंड कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें हमने 2018 के पीवाईक्यू कंप्लीट किए हैं। ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए थे वो कंप्लीट किए हैं, और 2019 का पेपर फर्स्ट हमने भी कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है सभी को पसंद आया होगा, सभी लोग मस्त होंगे, मस्त होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रावी क्रॉप्स इन नदर्न स्टेट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के उत्तरी राज्यों में एक रबी फसल है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। कौन कौन से? चावल है, बाजरा है, बारले है और रागी है। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि इनमें कौन सी रबी की फसल है या नहीं है। एक के बारे में बताना है कौन सी रबी की फसल है। तो ये रबी की फसल क्या होगी? जौ होगी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब देखो, रबी की फसल रबी की फसल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। रबी की फसल कब बोई जाती है? ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और काटी कब जाती है? काटी कब जाती है इसको? मार्च अप्रैल के टाइम पे। ठीक है। इसमें प्रमुख फसलें कौन सी आएंगी? गेहूं आ जाएगा, जौ आ जाएगा और भी कई अन्य फसलें आ जाएंगी। इसके बाद रबी की फसल होती है। रबी के बाद होती है खरीफ। खरीफ और जायद, ये 2 और फसलें होती हैं। इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है और इसको कमेंट बॉक्स में भी बताना है आपको कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं और रबी की फसलें कौन कौन सी हैं। तो ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, इसका आंसर भी पता लग गया होगा आपको। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिवर ऑफ नदर्न वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यूरोपीय आर गुड एग्जाम्पल। किसके बारे में पूछा गया है? कौन सी नदियां हैं जो उत्तर पश्चिमी यूरोप में बहती हैं? वो किस, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये किस पैटर्न पर बहती हैं? जो यूरोप में नदियां बहती हैं वो उसका पैटर्न बताना है हमें। तो पैटर्न में कौन कौन सा है? पैरेलल पैटर्न ऑफ ड्रेनेज, रेडियल पैटर्न ऑफ ड्रेनेज, बारवेड पैटर्न ऑफ ड्रेनेज और ट्रेलिस पैटर्न ऑफ ड्रेनेज। अब हमें ये बताना है कि जो यूरोप में नदियां बहती हैं वो किस पैटर्न पर बहती हैं। तो यूरोप में जो नदियां बहती हैं, चाहे राइन हो चाहे डेन्यूब हो, ये सभी नदियां किसके पैटर्न पर बहती हैं? ये बहती हैं बारवेड पैटर्न पर, जल निकासी के कंकड़ीय पैटर्न। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि जब नदियां जा रही होती हैं उसके अपोजिट में नदियां जाती हैं, सहायक नदियां, उसे हम क्या कहते हैं? हम बारवेड पैटर्न कहते हैं। अगर कोई नदियां पैरेलल चल रही हैं सहायक नदी और सहायक नदियों के, तो उसे हम क्या कह देंगे? पैरेलल। पैरेलल पैटर्न कह देंगे उसको हम। मतलब कि ये मुख्य नदी हो गई और ये अन्य सहायक नदी हो गई। अन्य सहायक नदियां, जब सहायक नदियां समांतर बहती हैं तो उसे हम पैरेलल पैटर्न के अनुसार देख लेंगे। ठीक है। इसके बाद है कौन सा? रेडियल पैटर्न। ये जल निकास का त्रिज्यीय पैटर्न है। और इसके बाद कौन सा है? ट्रेलिस वगैरह है। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ट्रेलिस पैटर्न का एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पे कहाँ मिलेगा। इंडिया में कहाँ मिलेगा? इंडिया में मिलेगा पश्चिमी घाट वाले इलाकों में। पश्चिमी घाट की नदियां होती हैं वो किस पे बहती हैं? त्रिज्यीय। कौन सी? त्रिज्यीय पैटर्न के आधार पर बहती हैं। उनका पैटर्न क्या होता है? त्रिज्यीय। ये आपको आंसर पता लग गया होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो हुआ होगा नहीं किसी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी शीत धारा है? क्या बताना है? धाराएं कौन कौन सी होती हैं? ओशियन करंट्स हैं। ओशियन करंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ओशियन करंट्स कौन सी है? तो पहला कौन सा ऑप्शन? दक्षिण अटलांटिक अफवाह है। ऑप्शन बी है आपके पास मोजाम्बिक धारा। ऑप्शन सी है
पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, और ऑप्शन डी है कैरिबियन धारा। अब धारा दो तरीके की होती हैं। ओशियन करंट्स कितने प्रकार की होती हैं? दो तरीके की ओशियन करंट्स। एक कौन सी होती हैं? गर्म, और एक होती हैं ठंडी। ठीक है, गर्म धाराएं वो होती हैं जो भूमध्य सागर से किधर की ओर चलती हैं? ध्रुवों की ओर। ध्रुवों की ओर जिनकी गति होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? गर्म जलधाराएं कहते हैं। और जिनकी गति कैसी रहेगी? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर। ठीक है, जैसे ध्रुवों से आएंगी तो वहां पर पोलर वाला रीजन है, तो वहां पर बर्फ वगैरह होगी। जब बर्फ वगैरह से हवाएं चलेंगी तो ये ठंडी होंगी, और जब ये भूमध्य सागर से कहाँ की ओर जाएंगी? ध्रुवों की ओर जाएंगी, तो अपने ये साथ टेम्परेचर ये यहाँ पे अधिक होगा भूमध्य रेखा वाले इलाकों में। तो यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होने के कारण ये हवाएं कौन सी कहलाती हैं? गर्म ओशियन करंट्स वगैरह कहलाती हैं। ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं आपके पास? साउथ अटलांटिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अटलांटिक अफवाह। अब ये कहाँ से आ रही है? साउथ से आ रही है, और अटलांटिक वाले क्षेत्र से आ रही है, इसीलिए इसको शीत धारा के नाम से जानते हैं। इसके बाद है मोजाम्बिक, ये अफ्रीका में चलती है। अफ्रीका मेडागास्कर वाले रीजन में, मतलब कि अफ्रीका वाला, ये जैसे कि मोजाम्बिक है ये, और यहाँ पर मेडागास्कर, यहाँ पर कौन सी धारा चलती है? ये मोजाम्बिक वाली। ठीक है, मोजाम्बिक। इसके बाद है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की ओर चलती है। ऑस्ट्रेलिया ये है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में चलने वाली कौन सी धारा होती है? गर्म धारा, ये भी गर्म धारा है। ठीक है, इसके बाद कैरेबियन, ये भी कौन सी? ये इक्वेटर के पास से जैसे ही ऊपर की ओर जाती है तो ये गल्फ स्ट्रीम यही आगे बनती है, तो इसी को क्या नाम कह देते हैं? एक धारा को कैरेबियन की धारा। ये हमारा पूरा ये होलिस्टिक एनालिसिस है। इसके बाद हम देखते हैं एक मैप के थ्रू जो बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। जैसे कि ये इक्वेटर है, एक कौन है? इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन से ये देखो हवाएं चल रही हैं। इक्वेटेरियल करंट, काउंटर करंट है। इक्वेटेरियल कौन सी है? नॉर्थ वाली है, ये ऊपर गई, जापान क्यूरोसो की धारा है। इधर जाएंगे तो अलास्का वगैरह की मिलेगी। ऊपर से ये कौन सी आ रही है? कमचटका, ओयोसीओ की करंट्स आ रही हैं, ओयोसीओ की धारा। ये हमारा पीवाईक्यू जो हमने 2019 भी किया था, उसमें भी पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि हम एक एक अटलांटिक वाइज देख लेते हैं, महासागर वाइज देख लेते हैं, कौन कौन सी जो धारा हैं वो चलती हैं। जैसे कि हम अटलांटिक में देखें तो कौन कौन सी मिलेगी? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट मिलेगी, यही आगे जाएगी, गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाएगी। यहीं पे कौन सी मिलेगी? कैरिबियन की धारा। ऐसे ही जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या हुआ? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वगैरह निर्माण होगा, और यहाँ पे ये वापस लौट आती है। तो ये सर्कुलेशन कंप्लीट हो रहा है। और ऊपर से कौन सी आ रही है? ये ग्रीनलैंड की वगैरह की धारा आ रही है, फोन वगैरह। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कौन सी चल रही है? वेनेजुएला की करंट है। इसके बाद इधर कौन सी है? इधर कौन सी है? ब्राजील करंट, मतलब कि ब्राजील की धारा। ब्राजील की धारा जब जैसे ही सदर्न ओशियन से वो होती है, ऐसे ही ऊपर की ओर उठ जाती है, तो ऐसे क्या का नाम जाता है? वेनेजुएला की धारा। ठीक है, ये पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट होता है, और ये किसकी हैं? अटलांटिक ओशियन की सारी करंट्स हैं। इसके बाद किसके बारे में जानते हैं हम? ये किसके बारे में है? प्रशांत महासागर है, पूरा प्रशांत महासागर की। ये है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जैसे ही हम ऊपर की ओर बढ़े हैं। ठीक है, ये इधर से कौन सी? ओएसयू की धारा आती है, ठंडी धारा कहलाती है। इधर से जाती है गर्म धारा, इधर से ये अलास्का वगैरह, एक धारा इधर चली जाती है। इसे कैलिफोर्निया की करंट्स भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यही सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। ये नॉर्थ में है, नॉर्थ पैसिफिक, और ये साउथ पैसिफिक में। साउथ इक्वेटोरियल करंट आई, यहाँ पे कौन सी मिलेगी? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ये रही है। कौन सी मिलेगी? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। जैसे ये इधर आती है तो कौन सी धारा मिलेगी? अब ये साउथ वेस्ट विंड ड्रिफ्ट मिलेगा, और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए ये कहाँ पर जाएगी? पेरुवियन करंट, पेरू की
धारा वगैरह मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा सर्कुलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एक और बचती है, कौन सी, ये है हिंद महासागर वाला रीजन। हिंद महासागर, यहाँ पे कौन सी मिलेगी आपको, मोजाम्बिक मिलेगी। कौन सी मिलेगी बेटा, मोजाम्बिक की धारा मिलेगी। ये सारी धाराएं हैं। यहाँ पे साउथ वेस्ट वाला हमारा मानसून आता है, यहीं से मैस्करनीज आई है, यहीं से मानसून का पूरा निर्माण होता है, ठीक है। ये आपको सारा विंड पैटर्न पता लग गया होगा, ओशियन करंट का, किस किस तरीके से ये धाराएं चलती हैं समुद्र में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। अब पारादीप अगर हमें डायरेक्ट लोकेशन पता होगी तो हम इसको डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये सिंपल बहुत क्वेश्चन है। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि रेहंद है, गंगा है, महानदी है और बैतरणी है, ये 4 चीजें पूछी गई हैं। और पारादीप किस नदी के किनारे पर है, किस डेल्टा बनाती है, वो कौन सी है, महानदी नदी हो जाएगी। ये गंगा क्या बनाएगी, सुंदरबन डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है, ठीक है। ये बैतरणी है और ये रेहंद है, ठीक है। ये सोन वगैरह की सहायक नदी है, ठीक है, रेहंद वगैरह। ये कहां पर है, उड़ीसा में पारादीप। उड़ीसा कहां पर मिलेगा बेटा आपको, उड़ीसा में पारादीप मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर महानदी बहती है और महानदी के डेल्टा पर पारादीप बंदरगाह स्थित है। और कहां पर, अगर कोलकाता में देखेंगे तो कौन सा मिलेगा, अगर ये गंगा नदी है तो यहाँ पे हुगली बंदरगाह है ना, वहां पे हुगली बंदरगाह मिल जाएगा, कहाँ पे, गंगा के आखिरी डेल्टा वाले क्षेत्रों में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना या सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है या व्याख्या करती है। तो पहला ऑप्शन है निहारिका परिकल्पना, जिसे कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। इसके बाद है द्विआधारी सिद्धांत, बाइनरी थ्योरी। इसके बाद है सी ऑप्शन आपका बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत। इसके बाद है कौन सा, ग्रहाणु परिकल्पना, चैम्बरलिन मोल्टन ने ग्रहाणु परिकल्पना दी है, ठीक है। अब ये देखो किससे संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में कहा गया है, ये कब हुआ था, 13.8 अरब वर्ष पहले। कब हुआ था बेटा, 13.8 अरब वर्ष पहले इसमें विस्फोट हुआ। इसमें बताते हैं कि 1 मिली सेकेंड के लिए जो विस्फोट हुआ उसी से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उसे कहते हैं सिंगुलैरिटी, ठीक है। सिंगुलैरिटी का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, एकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। और अभी भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ठीक है। और ये बिग बैंग थ्योरी किसने दी है, लेमेंत्रे, जॉर्ज लेमेंत्रे। किसने दी है, जॉर्ज लेमेंत्रे, ठीक है। ये इतना याद रखो, बिग बैंग थ्योरी से संबंधित ये सभी सौरमंडल वगैरह से हैं और कुछ पृथ्वी के निर्माण की वर्क। निहारिका परिकल्पना क्या बताती है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, जो ग्रह हैं, जो धूल है और किसके बादलों के कारण जो घूमते रहे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, उनके कारण क्या है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, वो नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में बताती है। बाइनरी सिद्धांत सौरमंडल की उत्पत्ति ग्रहों के बारे में बताती है। इसमें बताते हैं कि एक तारा गुजरा, उससे ग्रहों का निर्माण हुआ, छोटा सा सिगार टाइप का पार्ट अलग हो गया, उन्हीं से पूरे सौरमंडल का निर्माण हो गया है, ठीक है। इसके बाद ग्रहाणु परिकल्पना आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी है। इसके बाद नेक्स्ट है, इंडोनेशिया में निम्नलिखित में से किस भू क्षेत्र को भूमध्य रेखा स्पर्श नहीं करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड टेरिटरीज ऑफ इंडोनेशिया इज नॉट टच्ड, क्या लिखा है, इक्वेटर। मतलब कि ऐसा कौन सा इंडोनेशियाई का शहर है जहां से इक्वेटर नहीं गुजरती है। तो आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं, सुमात्रा है, सुलावेसी है, जावा है और कलिमंतन है। अगर आपने इक्वेटर के बारे में देखा होगा तो ये जावा है, ये कहाँ पर पड़ता है, ये इक्वेटर के साउथ में पड़ता है, तो ये होगा नहीं, तो इसका आंसर ये इसका क्या हो जाएगा,
जावा। ये सुमात्रा से भी गुजरती है, सुलावेसी से भी गुजरती है और कलिमंतन से भी गुजरती है। ये सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स इज ओरिजिनली फॉर्म्ड। क्या पूछा गया है, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान जैविक रूप से बनी हुई है। कौन सी जैविक रूप से बनी हुई है, जैविक रूप से कौन कौन, सेल बनी है क्या, नहीं बनी हुई है। चर्ट और हेलाइट और चौक। चौक किसके द्वारा बनी हुई है बेटा, किसके, जैविक रूप से। अवसादी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स वगैरह होती हैं जो ओरिजिनली किससे बनी है, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स किसका उदाहरण है, चौक का। अब ये कैसे बनती है, जैसे कि जैविक रूप का पूछा गया है, जैसे कि कोई पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि का क्या हो जाता है, सेडिमेंटेशन। क्या होता है, सेडिमेंटेशन। उन्हीं के कारण जो दब जाते हैं वही परिवर्तन हो जाता है, तो उसमें क्या बनता है, चौक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कोपेंस क्लासिफिकेशन द लेटर ऑफ CFA डिनोट्स। मतलब कि CFA के बारे में पूछा गया है, CFA किसको डिनोट करता है। सी से क्या होता है, माइल्ड टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये मेडिटेरियन वाला इलाका है जिसमें USA वगैरह आ जाता है, ठीक है। USA वगैरह है ये वाले क्षेत्र। प्रॉपर अगर देखा जाए तो USA वाला CFA क्लाइमेट कहाँ पर पाई जाता है, USA, चाइना वगैरह में। अब एप से क्या होगा, जहाँ पे परमानेंट बारिश हो रही है, क्या रेनी सीजन, ठीक है, रेनी सीजन, ठीक है। और ए से क्या होता है, हॉट, गर्म वाला इलाका। ऐसा कम क्लाइमेट का जो जलवायु वर्गीकरण कोपेन के द्वारा दिया गया है, ऐसी जलवायु कहाँ पर मिलती है, जहाँ पर टेम्परेचर कितना 3 से 18 के बीच में मिलता है, कितना 3 से 18 के बीच में मिलता है, वर्षा परमानेंट होती है और गर्म स्थान है। तो उस वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये कहाँ पर पाया जाता है, USA और चाइना वाले एरिया में, ठीक है। जैसे ही हम इधर एसी वाला इलाका, हम अगर मकर रेखा के नीचे वाला क्षेत्र देखें तो वहां पे मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और कौन कौन से क्लाइमेट हैं। ये देखो, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है, टुंड्रा क्लाइमेट है। इसमें अभी 2 टाइप होते हैं, एक होता है कौन सा, ET होता है और EF होता है, टुंड्रा और फ्रॉस्ट, ठीक है। ये पोलर वाले रीजन में मिलेगा। उष्णकटिबंधीय वेट क्लाइमेट, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल वाले रीजन में मिलेगा, ये भी ट्रॉपिकल वाले रीजन में मिलेगा, आर्द्र और शुष्क, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। क्या लगा है, निम्नलिखित में से किस बलन में अक्षीय तल वास्तव में क्षैतिज रूप में पाया जाता है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोल्ड्स इज एक्सियल प्लेन फाउंड टू बी वर्चुअल हॉरिजॉन्टल। इसके बाद तुम्हारे जो ऑप्शंस हैं, आइसोक्लिनल है जिसे समनतिक कहते हैं, एंटीक्लिनल है तो उसे अपनतिक कहते हैं, और रिक्यूम्बेंट है, इसे क्या कहा जाता है, सयान कहा जाता है। इसके बाद मोनोक्लिनल है तो इसे क्या कहा जाता है, एक नतिक। ये हमारे फोल्ड्स के टाइप हैं। ये फोल्ड्स के टाइप को आपको भी पढ़ना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिकम्बेंट हो जाएगा। इसके जो इमेज देखनी है हमें प्रॉपर तरीके से, ये देखो, ये सिमेट्रिकल होता है, मतलब कि दोनों ये चट्टानें हैं, दोनों भुजाएं हैं वो समान होती हैं, उसे सिमेट्रिकल कहते हैं। अगर ये असमान हो जाती हैं तो उन्हें असिमेट्रिकल कहते हैं। ऐसे ही है आइसोक्लिनल, और कौन सा है, ओवरटर्न्ड। अगर किसी चट्टानें एक दूसरे पे अध्यारोपित हो जाती हैं तो उसे ओवरटर्न कहते हैं। ये जैसे देखो रिकम्बेंट, ये वाला, ये चट्टानें प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रही हैं, 2 भुजाओं के
ये दोनों चट्टानें हैं, दोनों भुजाओं का जो अंतर है वो अलग अलग है। इसके बाद है कौन सा है, कैब्रॉन फॉल्ट्स हैं। ये सभी हमारे क्या हैं, फोल्ड्स के टाइप दिए गए हैं। इनको आपको कंप्लीट करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोल्ड्स किस तरीके कहाँ पे कौन से मिलते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत में अब तक कितने स्थानों को रामसर संरक्षण स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ये तुम्हारा क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। किसका है बेटा, करंट अफेयर्स का है। अगर 2019 के अनुसार हम देखेंगे तो उस टाइम पे कितनी रामसर साइट थी, 27 रामसर साइट थी। पर अभी अभी कितनी हो गई, 99 रामसर साइट हो गई। रामसर एक जगह है ईरान में, वहां पर एक कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971। कब हुआ था, 2 फरवरी 1971। और जब यह मतलब कि कन्वेंशन हुआ था, इसके बाद सम्मेलन होने के बाद यह कब लागू हुआ, 2 फरवरी 1975 को लागू हुआ था। इसमें भारत कब शामिल हुआ, भारत शामिल हुआ था 1 फरवरी 1982 में। कब हुआ था, 1 फरवरी 1982 में। इसके बाद 2 फरवरी को बैठक होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि आर्द्र भूमियों, वेटलैंड्स वगैरह हैं, उनका संरक्षण किया जाए और जो वहाँ पर जीव जंतु वो पाए जाते हैं, पक्षी अभ्यारण्य पक्षी वगैरह पाए जाते हैं, उनका भी संरक्षण किया जाए। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, आर्द्र भूमि हमारे यहाँ पे सबसे प्रमुख कौन सी मिलेगी, चिल्का वगैरह का नाम सुना होगा। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगी, तमिलनाडु में मिलेंगी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुंडा लैंग्वेज ग्रुप बिलोंग्स इन विच फैमिली। मुंडा भाषा समूह किस परिवार से संबंधित है, किससे संबंधित है। अगर हम डायरेक्ट इसको ऑप्शन को करें तो जो मुंडा भाषा वाले समूह है ये कहाँ पर मिलता है बेटा, सबसे ज़्यादा झारखंड वाले इलाकों में। आदिवासी जनजातीय समूह है ये, झारखंड है, बिहार है और वेस्ट बंगाल वाला इलाका है। ये तीनों वाले बेल्ट में मिलेगा आपका मुंडा भाषा समूह। अब ये द्रविड़ियन कहाँ पाया जाता है, ये दक्षिण में पाया जाता है, दक्षिण भारत में। ठीक है, इसके बाद साइनो तिब्बतियन है, ये तिब्बत वाले इलाकों में। इसके बाद इंडो यूरोपियन, ये यूरोपीय वाली वो है भाषा समूह है। और किसके बारे में पूछा गया है, मुंडा भाषा समूह किसका है, ऑस्ट्रिक। किसका है, ऑस्ट्रिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, सुएज नहर के बारे में बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें ये 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से एक बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो सुएज नहर पहले है कहाँ पर, पहले ये देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा सुएज नहर। ये किसको, यहाँ पर क्या मिलेगा, लाल सागर मिलेगा, रेड सी क्या मिलेगा बेटा, रेड सी मिलेगा, इधर मेडिटेरियन सी मिलेगा। ठीक है, इधर मेडिटेरियन सी मिलेगा, मतलब कि किस किस को जोड़ता है, मेडिटेरियन सी और लाल सागर को ये नहर जोड़ती है। यह पहला ऑप्शन क्या है तुम्हारा, सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था, ये एकदम करेक्ट है। कब हुआ था इसका निर्माण, 1869 में। 1869 में निर्माण हुआ। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर ये रहा और लाल सागर ये रहा, ये दोनों को जोड़ती है। तो ये वाला भी कथन सही हो जाएगा आपका। इसके बाद है, इसके बाद ये वाला पढ़ते हैं लास्ट वाला, यह हिंद महासागर के लिए यूरोप को एक नया प्रवेश द्वार प्रदान करती है। हाँ बिल्कुल करती है, क्योंकि यहाँ से जो व्यापार होता है वो बहुत कम ज़्यादा होता है। पहले क्या होता था कि अफ्रीका वाले इलाकों से पूरे घूम के आते थे यूरोप वाले लोग। जब ये दूरी कितनी कम हुई है, लगभग ये दूरी हुई है 7 से 8 हज़ार किलोमीटर, ये दूरी कम हुई है ये नहर बनने के निर्माण के कारण। ठीक है, तो ये कथन भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये यूरोप का प्रवेश द्वार की तरह काम करता है। इसके बाद है ऑप्शन सी बचता है,
तो ऑप्शन सी, अगर ये तीनों सही हैं तो ये सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या सही होगा, इसका ये। नहीं के बारे में पूछा गया है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। अगर यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखी तो आप डायरेक्ट ये वाला आंसर भी लगा सकते हो। तो क्या लिखा है इसमें, 6 जलपोत मात्र बांध नकाए हैं और जहाज इन जलपोतों से होते हुए विभिन्न तलों को पार करता है। हाँ, मतलब कि ये 6 नहीं है, और भी कई हैं, 12 की समथिंग है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद गलत हो गया तो इसका आंसर यही सही होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर ड्रॉप टू 0 सेल्सियस एट द, पृथ्वी के वातावरण के तापमान का सामान्य ह्रास दर कहाँ पर 0 सेल्सियस तक गिरती है। मतलब कि जैसे ही हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। पर हमें ये बताना है कि जो सामान्य ह्रास दर है वो 0 कहाँ पर होती है, किस मंडल में होती है। तो पहला ऑप्शन है तुम्हारा आयन मंडल के ऊपरी हिस्सों में। ऑप्शन बी है तुम्हारा अपर बाउंडेड ऑफ द ट्रोपोपोज, क्षोभ सीमा की ऊपरी सीमा पर। इसके बाद मिलेगा मध्य सीमा के निचले हिस्से पर। इसके बाद ऑप्शन डी है तुम्हारा अपर बाउंड्री ऑफ स्ट्रेटोपोज, मतलब कि समताप सीमा के ऊपरी सीमा पर। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें हमें क्या बताना है कि सामान्य ह्रास दर 0 कहाँ पर रहती है। तो पहले हम देख लेते हैं, पहले कौन सा मिलता है, क्षोभ मंडल मिलता है। फिर क्या मिलेगी, क्षोभ सीमा मिलेगी। फिर क्या मिलेगा, समताप मंडल मिलेगा। फिर समताप सीमा मिलेगी। फिर इसके बाद मध्य मंडल मिलेगा। इसके बाद आयन मंडल मिलेगा। फिर इसके बाद बहिर्मंडल मिलेगा। ठीक है, ये आपके प्रमुख मंडल हैं। अब इनमें क्या होता है, जैसे ही हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। जैसे ही हम ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारा जो टेम्परेचर होगा वो -50 से लेकर -80 के बीच में होगा। ठीक है, जब यहाँ पर -50 -80 के बीच में होगा तो जैसे ही हम समताप सीमा में जाते हैं तो वहाँ पर क्या मिलती है, ओजोन वाली परत मिलती है। और जब ओजोन वाली परत मिलेगी तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा यहाँ पर, ये वाले इलाकों में। तो यहाँ पर भी कैसा, 0 नहीं हो सकता। जैसे ही हम इसके ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर समताप सीमा के पास ये सामान्य ह्रास दर यहाँ पर मिल जाएगी आपको 0 सेल्सियस वाली। तो कौन सी, ये अपर बाउंड्री ऑफ स्ट्रेटोपोज, समताप सीमा की ऊपरी सीमा पर क्या मिलेगा हमें, 0 सेल्सियस तक क्या है, सामान्य ह्रास दर रहती है। ये तीनों होंगे नहीं। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकटक लेक्स इज सिचुएटेड इन स्टेट। लोकटक झील के बारे में बताना, ये कहाँ पर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें सिक्किम में है, मणिपुर में है, उड़ीसा में है, मिजोरम में है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में भी बताओ अभी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मणिपुर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कौन सा, स्टेगलेटाइट और स्टेगलेमाइट। किसके बारे में पूछा गया है, स्टेगलेटाइट और स्टेगलेमाइट, दोनों के बारे में पूछा गया है। और स्तंभ के बारे में, किसमें, भूआकृतिक निक्षेपण है। स्टेगलेमाइट, स्टेगलेटाइट और पिलर्स आर द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अब ये तुम्हारे 4 ऑप्शन है, बहते हुए जल के हैं, या पवन के हैं, या ग्लेशियर के हैं, या भूमिगत जल के हैं। अब ये भूमिगत जल में होते हैं जहाँ पे कास्ट टोपोग्राफी वगैरह होती हैं। कौन सी, कास्ट टोपोग्राफी होती है, वहाँ पे ये लैंडफॉर्म्स अंडरग्राउंड बनते हैं। अंडरग्राउंड वाटर में निर्मित होते हैं। यहाँ पे जो चूना पत्थर वगैरह रहता है, तो जैसे कि ये चट्टानें हैं, ये भूमिगत चट्टानें हैं, अगर इनमें पानी भरता है, जैसे ही ये चूना पत्थर गल जाता है तो इस टाइप में बन जाते हैं, स्तंभ नुमा आकृति के। तो इन्हें क्या कहते हैं हम, स्टेगलेटाइट के नाम से जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है? स्टैगले टाइट। और इसे क्या कहा जाता है? जब नीचे से निर्माण होता है इनका, ऊपर वाला हिस्सा ढल जाता है कास्ट, तो उसे क्या कहा जाता है? स्टैगलेमाइट। स्टैगलेमाइट, ठीक है। स्टैगलेटाइट और स्टैगलेमाइट ये दोनों हैं, कास्ट टोपोग्राफी का उदाहरण है। अगर जैसे ही अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो ये क्या पिलर्स या स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये भूमिगत जो डिपोजिशनल वगैरह होते हैं उनका ये उदाहरण है। इसके बाद ग्लेशियर में ड्रेमलिन वगैरह का नाम सुना होगा, एस्कर का नाम सुना होगा, ये होते हैं। बहते हुए जल में यू आकार वगैरह की घाटी वगैरह का निर्माण होता है, ये गोर्ज वगैरह का निर्माण होता है। इसके बाद पवन में क्या होगा? यारडांग वगैरह का निर्माण होगा, यारडांग है, बरखान है। और भी आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कौन कौन से होते हैं पवन से संबंधित, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोपान की तरह खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? यू शेप वैली या ब्लाइंड वैली या माखड या कैनियन? किसके नाम से जाना जाता है? कैनियन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कैनियन के नाम से। ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अंध घाटी और गोर्ज वगैरह पता ही है, ठीक है, हमने पढ़ाई भी है, तो एक बार चेक कर लेना इनको। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य दीर्घ पट्टिका है? मतलब कि प्लेटों के बारे में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी दीर्घ प्लेट है? तुम्हारे ऑप्शन हैं पैसिफिक है, कोकोस है, अरेबियन है और फिलीपींस प्लेट है। ये चारों ऑप्शंस हैं आपके पास। इसके बारे में बताना है कौन सी दीर्घ बड़ी प्लेट है। तो हमारे पास कितनी बड़ी प्लेटें हैं? 7 बड़ी प्लेटें हैं। 7 बड़ी प्लेटों में कौन कौन सी होगी? पहली होगी कौन सी? पैसिफिक होगी। पैसिफिक में भी एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है। इसको भी 2 डिवीजन में बांट देते हैं, उत्तरी पैसिफिक प्लेट और साउथ पैसिफिक प्लेट। इसके बाद उत्तरी अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट। इसके बाद कौन सी है? यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और अटलांटिक प्लेट। अटलांटिक प्लेट ये हमारी क्या है? ये प्रमुख बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्लेटें हो गई। छोटी छोटी कौन कौन सी मिल जाएगी? कोकोस मिल जाएगी, अरेबियन मिल जाएगी, फिलीपींस मिल जाएगी, कैरेबियन मिल जाएगी। ये सभी ये को लिख लो, कैरेबियन, जुआंडी, फूका, नजका, ये सभी प्लेटें कैसी मिल जाएंगी आपको? छोटी प्लेट मिल जाएंगी। तो जैसे कि आपको पता है कि पैसिफिक प्लेट हमने पहले ही पढ़ा है, तो ये दीर्घ प्लेट हो जाएगी। ये सभी प्लेटें कैसी होंगी? छोटी प्लेटें होंगी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थलमंडल के बारे में पूछा गया है। स्थेनोस्फेयर किससे बना होता है? लिथोस्फेयर, सॉरी, किससे? लिथोस्फेयर किससे बना हुआ है? स्थलमंडल अपर मेंटल और लोअर मेंटल से बना हुआ है, परपटी और क्रोड से बना हुआ है, परपटी और किससे? सबसे ऊपरी ठोस प्रवार से बना हुआ है, या प्रवार और क्रोड से बना हुआ है, ठीक है। ये किससे बना हुआ है? लिथोस्फेयर वाला पार्ट। जैसे कि लिथोस्फेयर वाला पार्ट होता है, जैसे हम शुरू से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर तक का जो पार्ट होता है उसे हम क्या? स्थलमंडल का पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। इसमें ही एक होता है क्रस्ट, एक होता है मेंटल, एक होता है कोर। कोर को भी 2 पार्टों में बांटते हैं, एक इनर कोर होता है, एक आउटर कोर होता है, ठीक है। मेंटल में भी 2 तरीके के होते हैं, एक इनर मेंटल होता है, इनर मेंटल,
ये आउटर कोर और इनर कोर, ये अपर मेंटल, ठीक है, ये क्रस्ट वाला पार्ट। ये जब पूरा क्षेत्र बनता है तो इसे हम किस नाम से जाने जाते हैं? अपर मेंटल। किसके नाम से? स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। तो प्रॉपर्टी और सबसे ऊपरी ठोस प्रवाह वाला क्षेत्र, ठीक है, यहाँ से पूरा मेंटल वाला ये पिघला वाला अवस्था में मिलता है ये पूरा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता लग गया होगा, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसमें बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज में कौन कौन सा है? पहले धात्विक खनिज कौन कौन से हैं हम ये देख लेते हैं। लोहा आता है, तांबा आता है, बॉक्साइट आता है। अगर ये तीनों आते हैं तो किसके बारे में पूछा है? अधात्विक में। बचा कौन सा? ओनली बचा ओनली कौन सा? ऑप्शन बी, अभ्रक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने किसके कंप्लीट कर लिए हैं? 2019 के पेपर सेकंड 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्योग्राफी से संबंधित, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद एक क्या जरूरी इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। हमारा एनडीए का बैच स्टार्ट हो गया है। कब से स्टार्ट हो गया है? 11 मई से। इसमें लाइव क्लासेस चल रही हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में है। इसमें विशेषताएं क्या होगी? 190 प्लस क्लासेस मिलेंगी आपको, निःशुल्क पाठ्य सामग्री मिलेगी, निसंदेह निवारण की सुविधा, मतलब कि डाउट फैकल्टीज़ वगैरह आपको आसानी से एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ मिलेंगी। अगर आपको ये कोर्स से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हमारा ये मोबाइल नंबर है 8982684118 पर कॉल कीजिए या फिर एसएमएस कीजिए। और सभी की जानकारी अगर आपको एक जगह प्राप्त करनी है, कोर्सेज़ के बारे में देखना है, तो आप द एडुवर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसको एक्सप्लोर कीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट क्या है हमारा, ये हमारा एक जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स का भी हमारा एक बैच चल रहा है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से चल रहा है। अगर आप इसको एनरोल करते हैं आप इसको भी एनरोल कर सकते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। यूट्यूब हमारा द एडुवर्स 01 के नाम से है, इंस्टाग्राम भी सेम नाम से है, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, ये सभी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनको फॉलो करें, ठीक है। और सारी जानकारी पाते रहें, क्योंकि यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स मिलती है आपको, डेली करंट अफेयर्स मिलती है आपको फ्री में, डेली करंट अफेयर्स मिल जाएगी, क्विजेज मिल जाएंगे, आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करके रखिए। इसके बाद है ये हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आप कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारा ऐप ज़रूर विजिट कीजिए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। थैंक यू, धन्यवाद।